अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। थैंक यू सो मच आप सब ने मुझे बहुत सी दुआएं दी हैं घर से रिलेटेड। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे, जैसे हमने अभी रिसेंटली घर चेंज किया है और आप लोगों ने बहुत अच्छी मुझे विशेस दी हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। और यकीन करें कि आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है और बड़ा अच्छा अच्छा फील होता है जब आप किसी को जिसे कहते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी किसी को देते हैं, तो ऑफ कोर्स उसको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब मैं आज आपके साथ आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में उनके आंसर्स शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में तो मैं फिर सोचा कि मैं आपके साथ ना इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं जिनको नहीं पता ये बातें। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, वासे कौन है। तो मैं अपनी वीडियो में कई दफ़ा बता चुकी हूँ और कमेंट्स में भी जो जो मुझसे पूछते रहते हैं मैं उनको बताती रहती हूँ कि वासे मेरी सिस्टर का बेटा है। आई हैव वन सिस्टर और उनका बड़ा बेटा है वासे। वासे जब पैदा हुआ था तब मैं अनमैरिड थी। वासे से मेरा बहुत प्यार है और आप ही के बाकी बच्चों से भी मेरा प्यार है, लेकिन वासे जो ना जिसे कहते हैं कि एक अलग उसकी जिसे कहते हैं कि उसके साथ एक प्यार है, इसलिए क्योंकि तब मैं अनमैरिड थी, मैंने उसको अपने हाथों से पाला हुआ है, रातों को उसने जगाया हुआ है हमें। तो एक एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि बाकी बच्चों की दफ़ा मेरी शादी हो गई थी तो उनके साथ मैंने टाइम कम स्पेंड किया है, इसलिए मोहब्बत उनसे भी है, लेकिन वासे से ज़्यादा, क्योंकि उसका बचपन मैंने देखा है, हर फेज़ मैंने देखा है, उसका चलना, उसने यहाँ पे चलना पहली दफ़ा शुरू किया था, उसने बोलना भी हमारे घर शुरू किया था। तो वो सब चीज़ें ना मैं रिलेट कर सकती हूँ, मुझे याद है एक एक लम्हा। तो इसलिए उससे मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। अब वासे यहाँ पे क्यों है, क्यों रह रहा है, ये भी बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही है कि वासे वो यहाँ पे क्यों रह रहा है। थोड़ा वो जिनको पता है, पहले कुछ लोगों को पता है, लेकिन वासे के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरा जो भांजा वासे है उसकी आंख में लग गई थी पेंसिल, ठीक है। बस खेलने में और एक हादसा होना था, शायद किस्मत में लिखा हुआ था और वो हो गया। उसकी आंख में लग गई पेंसिल और उसकी आंख में काफ़ी गहरी चोट लगी थी, जो आंख का आईबॉल होता है, ठीक है, उसमें बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी हुई थी लाहौर से एक हॉस्पिटल में। और वो सर्जरी तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि इसका विजन जो है अब बहाल नहीं हो पाएगा, ये बच्चा जो है एक आंख से अब देख नहीं पाएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेरी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। हमारे इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिनको हम आईसाइट चेक करवाते हैं, अपने बच्चों की, मेरी हस्बैंड की, हम उन्हीं को चेक करवाते हैं। तो एक दफ़ा मामा बाबा आए थे तो वासे भी साथ में आ गया था और मैंने सोचा कि क्यों ना वासे को मैं चेकअप इस डॉक्टर को भी दिखा दूँ, चले एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वही बातें सुनने को मिलेंगी जो पहले डॉक्टर्स कह रहे हैं। लाहौर में 3-4 डॉक्टर्स को मेरी सिस्टर ने चेक करवाया था, तो ये कह रहे हैं कि उसका विजन नहीं होगा क्लियर, क्योंकि उसका डैमेज हो चुका है कॉर्निया भी और रेटिना भी, ठीक है। तो इस वजह से तो हम लोगों ने सोचा कि चलें एक दफ़ा चेक करवा लेते हैं। चेक करवाया तो इस डॉक्टर ने थोड़ी सी होप दी और उन्होंने कहा कि पहला ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसका जो है ना आँख वो जिसे कहते हैं पिचक जाना वो हो गई है। और जब वासे यहाँ पर आया था 2-3 महीने पहले मेरे पास, तब इसकी आंख का साइज़ भी छोटा हो रहा था और इसकी आंख जो है रेड रहती थी, ठीक है। जो इन डॉक्टर ने, फिर हमारे वाले डॉक्टर ने उसका एक प्रोसीजर किया लेज़र से, और उसकी वजह से क्या हुआ, उस इसकी आंख में जिसे जिसे कहते हैं ना फ्लूइड, वो पानी जो आंख का होता है, उसका लाइक आंख उसकी जिसे कहते हैं कि उसको वो मिल नहीं रहा था प्रॉपर, ठीक है। जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि मैं लेज़र से एक रास्ता सा बना दूंगा कि आंख के अंदर पानी आए और जाने का रास्ता वो मिल जाए, जिससे आंख थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना उसमें ऑफ कोर्स पानी सा रहेगा, तो आंख का साइज़ ठीक रहेगा, कॉस्मेटिक वैल्यू से उसकी आंख ठीक हो जाएगी। और सॉरी मैं कोई टर्म्स अगर गलत बोल रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़ी बहुत कोई गलती हो सकती है, जिसकी वजह से उसका ये हुआ कि आंख जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
अब दिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता कि वासे की आंख के साथ कोई इशू है। रेडनेस भी नहीं है, आंख का साइज भी बिल्कुल छोटा नहीं हो रहा, पहले छोटा हो गया होना शुरू हो गया था और डॉक्टर्स कह रहे थे कि ऐसे ही रहेगा तो उसकी आंख बिल्कुल सुकड़ सी जाएगी। हम लोग बहुत एक अजियत से गुजरे हैं, बड़ी परेशानी से गुजरे हैं कि हमारे खुद के बच्चे के साथ ऐसा हुआ। और हमारे लिए, यकीन करें, मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, इवन जो मेरी सिस्टर है उसके लिए तो तकलीफ़ है ही है, लेकिन हम लोग भी बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं कि ये क्या हो गया बैठे बैठाए बच्चे को। खैर, तो इस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है। अब एक और स्कैन हमने करवाया है। अब फाइनली डॉक्टर के पास इस दफ़ा वासे जो मेरे पास आया है वो उसका स्कैन हुआ है। और एक दफ़ा डॉक्टर ने कहा था कि मुझे 2 महीने बाद, एक दो महीने बाद चेक करवा दीजिएगा। तो उसके पेरेंट्स ने फिर वासे को इधर भेजा है कि दोबारा हम इसको चेक करवा लें, एक दफ़ा स्कैन हो जाए, आंख का प्रेशर चेक हो जाए, तो फिर हमें रियल पिक्चर पता चलेगी कि क्या फर्दर आंख का कोई प्रोसीजर हो सकता है कि नहीं। अभी भी वासे को कोई विजन नहीं है उस आंख से, लेकिन डॉक्टर ये सोचते हैं कि अगर इसका स्कैन अच्छा आ गया और इसकी आंख का प्रेशर अच्छा हो गया तो फिर हम इसमें लेंस जो है वो डाल के इसकी आंख को ठीक कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हमने लेनी है, 2-3 दफ़ा कॉल की है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे अवेलेबल होंगे उसको एक दफ़ा दिखाकर या उसकी रिपोर्ट्स दिखा के तो फिर वहाँ से चला जाएगा। आप लोगों ने सब ने दुआ करनी है कि प्लीज़ अब जो हमने स्कैन करवाया है ये अच्छा हो, उसके लिए कोई बेहतरी हो और बच्चा ठीक हो जाए। जिनको नहीं पता था, होपफुली अब उनको पता चल गया होगा कि वासे कौन है। वैसे मेरे 4 बच्चे हैं, ज़ैनब, फातिमा, इज़ा, मेरी 3 बेटियां हैं और एक मेरा छोटा सा बेटा है ज़ावियार। तो जो वासे है वो मेरी बहन का बेटा है। अब मेरा ख्याल है आप सबको पता चल गया होगा। उसके बाद मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मुकद्दस कौन है? और वो मुकद्दस, ऑफ कोर्स मैं मुकद्दस मुकद्दस अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ। बहुत से लोगों को पता होगा मुकद्दस मेरी मेड है, लेकिन कुछ लोगों ने नया भी ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, उनको नहीं पता मुकद्दस कौन है। तो मुकद्दस मेरी हाउस हेल्प है और इसके मतलब भी बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि इसके लाइक कितनी सैलरी आप इसको देती हैं, क्या ये काम करके चली जाती है, फुल डे रहती है, 24 आवर्स रहती है? तो मुकद्दस मेरी मेड है। मैंने फैसलाबाद के करीब कोई गांव शाव है वहाँ पे ये रहती थी। वहाँ से मैंने बुलवाई है। किसी जानने वालों ने ही मुझे मुकद्दस जिसे कहते हैं ना कि ला के दी है और मेरे पास रहती है 24 आवर्स। और पहले भी ये कई घरों में काम कर चुकी है। बहुत छोटी थी, बता रही थी कि जब से वो काम कर रही है, तो अभी मेरे पास आई है। और या हमारे पास 24 आवर्स रहती है। जब हम फैसलाबाद जाएंगे तो उसकी फैमिली से इसकी मुलाकात करवाएंगे, फ़ोन पे कभी कभी बात हो जाती है। तो इस तरह ये बच्चियाँ रहती हैं। इससे पहले भी मैं दो दफ़ा मेरे पास ऑल टाइम वाली बच्ची रही है कुछ कुछ महीनों के लिए, जैसे एक 3 महीने के लिए रही थी, एक 7 महीने के लिए रही थी। तो अभी जो है मुकद्दस, क्योंकि मेरा यूट्यूब का काम था और घर में आपको पता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाना भी होता है और यूट्यूब भी करना, यूट्यूब से रिलेटेड बड़ा मेरे पास काम होता है, ड्राइविंग सीखनी है और भी बड़े काम करने हैं, बच्चों को प्रोडक्टिव कोई टाइम देना है। तो इस वजह से मैं फिर घर के कामों के लिए मैंने बच्ची रखी हुई है। मुकद्दस A to Z ऑलमोस्ट सारे काम कर लेती है। कुकिंग मैं करती हूँ, इसके अलावा मैं उसको सुपरवाइज करती हूँ, क्लीनिंग मैं कर रही होती हूँ, जैसे तरतीब लगाना कबर्ड्स की, ड्रॉर्स की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना वो मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो सारे काम करती है तो मैं कुछ नहीं करती, मैं भी काम करती हूँ। हम दोनों मिलके करते हैं क्योंकि अभी वो छोटी बच्ची है, इतनी भी समझदार नहीं है। उसके साथ वो मुझे थोड़ा टफ टाइम देती है, मुझे उसको बड़े मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है, कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो मुकद्दस जो है वो मेरे पास ऑल टाइम के लिए रह रही है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि आप उसको क्या पे कर रही हैं, क्या क्या काम करवाती। तो काम मैंने बता दिया, ऑलमोस्ट सारे काम करती है। लाइक कपड़ों को फोल्ड करना, कपड़ों को इस्त्री करना, वॉशिंग मशीन मेरे पास ऑटोमेटिक है, कपड़े धोने नहीं पड़ते, लेकिन उनको फैलाना और उनको धूप में डालना और कबर्ड्स वगैरह में रखना, बच्चों को थोड़ा बहुत रेडी कर देती है। खाना वगैरह अगर बनाने की बात करूँ तो रोटियां बना देती है, आटा गूंद देती है, इसके अलावा बच्चों को फ्राइज़ वगैरह बना देती है, ऐसी चीज़ें कर देती है। बाकी मेन कुकिंग मैंने खुद करनी होती है। तो ये सब कुछ काम जो वो है मुकद्दस वो करती है, ठीक है। लाइक एक काफ़ी हद तक मुझे हेल्प मिल जाती है।
उसके बाद अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी मुकद्दस को आप पे कितना करते हैं, तो देखिए 15,000 मैं पे करती हूँ। जो इस्लामाबाद के करीब से अगर कोई मेड मैं ढूंढूँ इर्द गिर्द से, तो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, बहुत ज़्यादा इनके पैसे हैं। लाइक एक काम का वो फिर 4-5,000 लेती हैं, स्पेशली बहरिया टाउन DHA वगैरह में। लेकिन गांव की इस तरह जो बच्चियां होती हैं वो कम पैसों में काम कर लेती हैं, और इनके पेरेंट्स जो होते हैं ना ये मान जाते हैं कम पैसों में, क्योंकि इनको ये भी पता होता है कि जब आप ऑल टाइम मेड लाइक 24 आवर्स उसने आपके पास ही रहना है, तो उस सूरत में आपको पता है कि बच्ची ने खाना भी यहाँ पे खाना है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से रखें। आप यकीन करें कि मैंने उसको फैमिली मेम्बर्स की तरह रखा हुआ है। उनके कपड़े सम टाइम मुकद्दस तो जब आई थी तो वो अपने साथ कुछ कपड़े लेके आई थी, लेकिन मेरे पास जब भी कोई मेड आई है वो कभी कोई कपड़ा नहीं लेके आई। जो उन्होंने पहने होते हैं वही लेके आती हैं, इसके अलावा वो कोई कपड़े नहीं लेके आती। तो मैं फिर उनको अपने निकाल निकाल के देती हूँ। तो इनके कपड़ों की जिम्मेदारी, इनके सोने की जिम्मेदारी, इनके हाइजीन की जिम्मेदारी, हाइजीन में अब हर चीज़ आ जाती है। मैं इस हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हूँ। जैसा मैं अपना रखती हूँ वैसे मैं अपनी मेड्स का रखती हूँ। उनको जो भी हाइजीन के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, टूथब्रश, पेस्ट, इसके अलावा शैम्पू इनका अलग मैंने रखा होता है कि बच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। और भी जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें होती हैं मैं सारी प्रोवाइड करती हूँ, ताकि बच्चा जो है ना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहे। मैं नहीं चाहती कि बच्चा जो है वो बुरे हाल में रहे। तो ऑफ कोर्स मेरे बच्चों के साथ उसने रहना है, हमारे साथ बाहर अंदर जाना है। तो मेरी यही कोशिश होती है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, आपने तारीफ़ भी की कि मुकद्दस को आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो कोशिश तो मेरी यही होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहती मैं उसको नए कपड़े मैंने लेके दिए हैं उसको, लेकिन मैं कुछ उसको अपने पुराने कपड़े जो हैं वो भी दे देती हूँ। और बाकी ये कि उसको मैंने पूरा एक बिस्तर दिया है उसको ऊपर लेने के लिए, रज़ाई दी हुई है, मैट्रेस उसको दे दिया है, पिलो दे दिया है, लाइक उसकी हर चीज़ मैंने प्रॉपर उसको दे दी है। तो इस तरह ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए ये मुझे इतने रिजनेबल प्राइस में इस तरह की मेड्स मिल जाती हैं। लेकिन वो छोटे शहरों से मिल जाती हैं। बड़े शहरों वाली जो बच्चियाँ होती हैं वो कभी भी इतने कम पैसों पे नहीं मानती हैं। एजेंसी से अगर आप कोई बच्चियाँ लें तो वो कभी इतने कम पैसों पे नहीं मानती। तो इतनी इसकी सैलरी है। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि हम मंथली पे करते हैं। ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, कि इसके अब्बू ने हमसे पूरे साल के एडवांस पैसे लिए हुए हैं, जो कि काफ़ी अमाउंट बनती है। आप कैलकुलेट करके देख लें कितनी अमाउंट हम पे कर चुके हैं। अब इस सूरत में जब मुकद्दस आई, मुकद्दस को 2-3 महीने हो गए मेरे साथ, मुझे इसका काम पसंद नहीं आता। ये मतलब इतना साफ़ सुथराई से काम नहीं करती, तो मुझे इशू है। लेकिन अब मैं बाउंड हो गई हूँ कि मैंने पूरे साल का एडवांस दिया हुआ है, अब मैं इसको ना निकाल सकती हूँ। और बस यही है कि मैं उसको समझाती रहती हूँ और उसके साथ बस कभी इग्नोर भी कर देती हूँ उसकी गलतियाँ। तो इस तरह ये भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगी और उसमें फिर डिटेल से हम बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा। तो मुकद्दस मेरी मेड है ये सवाल बहुत मुझसे पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं थोड़ा बहुत इस वीडियो में बता दूँ। उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये आपका अपना घर है कि रेंट का है। तो ये मेरा रेंट का घर है, हमारा अपना घर नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, अपना घर भी इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, और जब बनाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो घर है ये 5 मरले का घर है, ट्रिपल स्टोरी बना हुआ है। लाइक इसमें बेसमेंट बनी हुई है, ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। हमने इतना बड़ा घर क्यों लिया ये भी बहुत पूछते हैं लोग, के या कहते हैं कमेंट्स में कि आपकी फैमिली के लिए घर बहुत बड़ा है या ऊपर नीचे वाला क्यों लिया। तो देखिए, जब घर हम ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें प्लेट में या कस्टमाइज चीज़ मिल जाए, कि हमने रेंट पे कोई चीज़ लेनी है। जब हम लोग अपना घर बनाएंगे, हम अपनी यूटिलिटी और अपनी पसंद के हिसाब से फ्लोरिंग, रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स और किस फ्लोर में क्या होना चाहिए वो सब हम अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन हम रेंट के लिए जब ढूंढ रहे थे तो हमें हमारी जब हम घर से निकले थे तो हमारी विश लिस्ट कुछ और थी। जब हम घर देखते थे डिसअपॉइंट हो जाते थे, हमारे चक्कर लगते थे, हस्बैंड को काम छोड़ के अपना प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मीटिंग करनी पड़ती थी, मुझे लेके निकलते थे कि आप भी देख लें साथ ही घर। तो हम एक ही दिन में 2-2 3-3 विजिट रखते थे। तो बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई प्रॉपर्टी डीलर को और उसने पहला घर ही दिखाया और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
बहुत से मसले मसाइल होते हैं, तो उनके साथ फिर आपको कोप करना पड़ता है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हमने जब निकले थे तो हमने बहुत सोचा था घर ऐसा होगा वैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। अब मसला ये है कि हमारी सिचुएशन में हमें चाहिए थे 3 बेसिक रूम्स, ठीक है। हमें सिंगल किचन चाहिए था, हमें डबल किचन तो चाहिए नहीं है, और हमें एक लिविंग एरिया स्पेशियस सा चाहिए था। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इसके साथ साथ अब 5 मरला का जो घर होता है उसमें 3 रूम्स तो मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलती कि जिसमें हमें जिसे कहते हैं कि एक ऑफिस। अब 3 रूम्स हमें किस तरह चाहिए, एक मेरा और मेरे हस्बैंड का रूम, एक बच्चों का रूम, एक हमारे लिए हमें कोई चाहिए गेस्ट रूम जिसमें हम बेडशीट लगा दें। हमारे पास जब कोई स्टेइंग गेस्ट आते हैं, जैसे अभी मामा आई हुई हैं, वहाँ से आया हुआ है, मेरी नंद आती हैं, तो उसमें फिर हमें एक डेडिकेटेड रूम उनके लिए चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमें एक ऑफिस चाहिए। मेरे हस्बैंड वैसे तो उनके ऑफिस हैं इस्लामाबाद और इधर रावलपिंडी में भी एक एक इनका ऑफिस है, लेकिन इनको घर में आइसोलेशन में काम करना होता है, फ़ोन पे बात करनी होती है, कम्युनिकेशन करनी होती है, जिसके लिए इनको आइसोलेशन और ख़ामोशी चाहिए होती है। इस वजह से इनके लिए एक अलग रूम चाहिए हमें, ठीक है। तो उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हम गेस्ट रूम को उनका ऑफिस बना लें। जब गेस्ट आएंगे फिर मेरे हस्बैंड के लिए मुश्किल होगी, इस वजह से एक अलग हमें रूम चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से हमारा ना चीज़ें बहुत फैली हुई हैं, जिसकी वजह से हमें 3-4 रूम चाहिए थे, और 3-4 रूम 5 मरले के घर में पूरे नहीं हो रहे थे। फिर हमें ये बेसमेंट वाला घर मिला। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें मिल गई हैं, जैसे बेसमेंट में एक्स्ट्रा कमरे मिल गए हैं, हमें एक्स्ट्रा किचन मिल गया है जिसको हमने स्टोरेज स्पेस बना ली है। तो इस तरह फिर हम लोगों ने एडजस्ट उसको कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप निकलते कुछ और ढूंढने हैं, आपको जो ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए, ऐसा तो बहुत रेयर होता है। तो आपको फिर कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं चीज़ों पे। तो हमें ये घर ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी। एडिशनल जो हमें मिल रहा है तो वो हमने ले लिया कि चले ठीक है, एडिशनल ही है ना, तो चले कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमसे कि ये घर कितने का लिया है आपने। तो देखें, जब हम अपने पिछले वाले घर में आए थे, हम शिफ्ट हुए थे, तो उसका रेंट था 45,000, और हर साल यहाँ पर लाइक रेंट के हिसाब से 10% भरता है। आई थिंक 10 या 5% भरता है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो बढ़ बढ़कर 4 सालों में तकरीबन अब 60 के करीब चला गया था इसका रेंट, 60-65 के करीब। अब हम लोग चाह रहे थे कि हम इसी जितना रेंट दे रहे हैं उतने रेंट में रह लें, ठीक है। तो हमें ऑफ कोर्स वो एक पूरा एक कनाल घर का पूरा पोर्शन था, लेकिन हमें अब ये इंडिपेंडेंट घर मिल गया। इंडिपेंडेंट घर फिर पोर्शंस फिर भी सस्ते मिल जाते हैं। इंडिपेंडेंट घर फिर उसी प्राइस में मिलता है जितना आपको बड़ा एक पोर्शन मिल रहा होता है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि इसमें कोई मदाखलत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, गराज भी आपके पास है, पूरा पोर्शन, ऊपर छत, टेरेस, हर चीज़ आपके पास है। तो इसलिए ये घर उतने में मिलेंगे आपको। हमने बहुत देखे, ज़मीन.com पे भी देखे। जो 5 मरले का घर था डबल स्टोरी, वो फिर भी हमें 50-55 की रेंज में मिल रहा था। लेकिन मसला उसमें ये था कि कुछ घर जो बहुत अच्छे बने हुए थे, जिस तरह के हमें नए घर चाहिए होते हैं, तो वो तकरीबन मिल रहे थे 60,000 में, और 65 हम पहले पे कर रहे थे, हमें इसमें बेसमेंट भी मिल गई। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें, जो रेंट हम पहले से पे कर रहे थे उसी रेंट पे हम दोबारा आ जाएं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको इतने ज़्यादा रूम नहीं चाहिए, और आपका 2 फ्लोर में गुजारा इजीली हो जाता है। अभी भी ये फ्लोर मुझे लगता है कि ये घर हमारी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा है, कि नीचे का जो बेसमेंट है वो समझ लें कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं उनको बस ये था कि मैंने अपना एक ऑफिस बनाना है और एक गेस्ट रूम प्रॉपर होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है और उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो रेंट हम दे रहे थे ऑलरेडी, हम वही पे उसी पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो अब मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है कि क्यों सॉरी इसका रेंट कितना है, और हम लोग क्यों इधर शिफ्ट हुए, और हमें क्या रेंट इजी लगा, इक्वल लगा। ऑफ कोर्स हम पहले पे कर रहे थे, और हाँ, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा है रेंट, और मुझे बहुत दुखता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। और लेकिन मेरे हस्बैंड वो कहते हैं कि नहीं, हम सुकून से रह रहे हैं, मैं बच्चों की जो लिविंग है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं इनको कई दफ़ा कहती हूँ कि हम इससे कम रेंट वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं,
लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मैं बच्चों की लिविंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो फिर इस वजह से हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द ही कोशिश करेंगे, कर भी रहे हैं, हम प्लान भी करते हैं कि अपना कोई ना कोई हम घर बनाएं। तो आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है कि वो भी जो मरहला है ना, ये आसान हो जाए हमारे लिए। तो हम फिर हमारी ये कि आसानी से फिर हम अपने घर में रहेंगे। एक किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आप क्या ऊपर वाले लिविंग एरिया के लिए कोई अलग से सोफ़ा लेंगी। तो ऐसा नहीं है, मैं इस घर के लिए कोई नया फर्नीचर नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जब उस घर से आए हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा सामान था, और मुझे अब एहसास हो रहा है कि यार हमने कुछ ज़्यादा ही सामान इकट्ठा कर लिया। मुझे कुछ चीज़ों को डिस्कार्ड करना चाहिए, कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ें सेल करनी है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं प्रॉपर सारी चीज़ें अभी कुछ वहाँ पे उस घर में पड़ी हुई हैं, आ जाएँ तो मैं फिर सोच रही हूँ कि जैसे बेबी कोट है, मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं अब किसी को दे दूँ। वो बहुत सॉलिड, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत मजबूत बना हुआ है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, ज़ावियार भी नहीं सोता बेबी कोट में, तो फिर मुझे नहीं रखना चाहिए इसको, मुझे दे देना चाहिए। तो इस तरह कुछ अब मैं सोचूंगी कि कुछ चीज़ें जो डिस्कार्ड करने वाली हैं उनको कर दिया जाए और घर में से थोड़ा रश कम किया जाए। तो ऐसा नहीं है, मैं इस घर के लिए कुछ अब मज़ीद नहीं ख़रीदना चाहती, मैं कोई बर्तन नहीं ख़रीदना चाहती, मैं कोई चीज़ नहीं ख़रीदना चाहती, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें हो गई हैं। अभी फिर इंशाल्लाह ताला जब हम अपने घर में जाएंगे वहाँ पर मैं अपनी चीज़ें इकट्ठी करूँगी, अच्छे अच्छे बर्तन इकट्ठी करूँगी, दिल करे तो यहाँ से कोई चीज़ लेके जाऊँगी, नहीं दिल किया तो फिर ये सेल कर दूंगी या वट एवर, आई डोंट नो, ये तब की तब सोचेंगे। लेकिन ये है कि मैं इस घर के लिए भी मज़ीद कुछ नहीं ख़रीदना चाहती। इस घर में सब चीज़ें पूरी हो गई हैं, सब रूम सेटल हो गए हैं ऑलमोस्ट, जहाँ जहाँ जो सोचा था वहाँ वहाँ वो प्लान कर लिया है, वो सफिशेंट है हम लोगों के लिए। और उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अब कुछ और ख़रीदना चाहिए या जोड़ना चाहिए। अब मुझे लगता है कि बस चीज़ें डिस्कार्ड करनी चाहिए और सिंपल रखना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग के प्रोसीजर बड़ा लंबा था, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और रेंटेड हाउस में ऑफ कोर्स इतनी चीज़ें नहीं जमा करनी चाहिए, लेकिन मैंने जो सब चीज़ें जमा की वो ज़रूरत के तहत थी कि हमारे घर कुछ लोग आ जाते थे गेस्ट, इसलिए मुझे चीज़ें जमा करनी पड़ती थी। लाइक मुझे बर्तन, किसी ने मुझे कहा था कि आप कोशिश करें मिनिमलिस्ट लिविंग स्टाइल बनाएं, तो मेरा मिनिमलिस्ट ही था, शुरू तो वहीं से किया था। लेकिन ये हुआ है कि मेरे जो है ना केस, उसमें ये है कि मेरे घर जब भी कोई आता है ना तो वो ऑफ कोर्स रहने आता है। कोई भी ऐसा गेस्ट नहीं आता कि जो सुबह आए शाम में चला जाए या आए चाय पी के चला जाए। सब ने या तो फैसलाबाद से आना है या लाहौर से आना है। उनको अब सुलाने के लिए मुझे प्रॉपर प्लेस चाहिए, सुलाने के लिए मुझे बिस्तर चाहिए। यहाँ पर ठंड इतनी एक्सट्रीम होती है, कोई सर्दियों में आ जाए एक कंबल से किसी का गुजारा नहीं होता। मुझे ऑफ कोर्स दो दो चीज़ें चाहिए होती हैं एक पर्सन के लिए। तो इस तरह मुझे कंबल चाहिए थे, तो मैंने कितने कंबल जमा कर लिए, रज़ाइयाँ जमा कर ली, गद्दे जमा कर लिए, मैट्रेसेस। और इसी तरह फिर जब इकट्ठे आते हैं तो फिर कमी हो जाती है ग्लासेस की, प्लेट्स की, स्पून्स की। तो मैं हमेशा 12-12 वाला सेट लेती हूँ, ग्लासेस भी 12 लेती हूँ, स्पून भी 12 मैंने लिए हुए हैं, प्लेट्स, डिनर सेट भी मेरी कोशिश होती है 12 वाला हो। तो इस तरह कर करके ना चीज़ें जमा होती हैं। फिर बड़े बड़े पतीले मैंने जमा किए, इसलिए कि चले एक मेरी चीज़ बन जाएगी, दूसरा ये कि जब कोई गेस्ट आता है, ज़्यादा खाना बनेगा, चावल बनेंगे, तो फिर ये ना हो कम पड़ जाए या बर्तन कम पड़ जाए, तो किसी से फिर इंसान मांग भी नहीं सकता। तो इस वजह से मैंने फिर चीज़ें जमा करना शुरू कर दी, और वो करते 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 इतनी ज़्यादा चीज़ें जमा होगी। लेकिन इसमें फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। एटलीस्ट कोई भी मेरे घर आ जाए, मेरे घर 10-15 लोग आ जाएं, और मैं, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है मेहमानों को बुलाने का। हम लोग रात तक रहे होते हैं कि हमारे घर कोई आए, तो जब कोई आता है हम लोग बड़ा वार्मली उनको वेलकम करते हैं, और हमें कोशिश होती है कि खिलाएं पिलाएं, खूब मज़े करें और इन्जॉय करें, मिल के सब बैठें। तो इस वजह से फिर जारी बात है, फिर जब आपका ये सोच है तो फिर आपको आपको मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए फिर आपके पास बिस्तर भी होने चाहिए, बर्तन भी होने चाहिए, बड़े बड़े पतीले भी होने चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम किसी से मांग तो सकते नहीं है। तो फिर खुद ही हम लोगों ने मैनेज करना है। तो फिर हम इस तरह करते करते हम लोगों ने चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी कर ली। सो दिस इज़ इट। ये क्वेश्चन मुझसे बार 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 पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जिन लोगों के ये क्वेश्चन है, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, और थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जो मुझे नया ज्वाइन कर रहे हैं। आपका हमारे चैनल पे
वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और मेरी वीडियोस देखने के लिए, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए। सो दिस इज़ इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको बहुत से जो क्वेश्चंस थे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, उनको उनके आंसर्स मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।